हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों वो है हिंदी की पेडागॉजी में अध्याय 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अध्याय 1 पढ़ लीजिए। ठीक है ना। तो ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों पहला सिद्धांत जो है हमारा अनुबंधन का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कंडीशन। थ्योरी ऑफ कंडीशन क्या कहती है दोस्तों कि भाषा विकास में अनुबंधन या सहचर्य का बहुत योगदान होता है। दोस्तों भाषा विकास में अनुबंधन या सहचर्य का बहुत ही योगदान होता है। अब ये अनुबंधन क्या होता है और ये सहचर्य क्या होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। अनुबंधन का मतलब होता है दोस्तों कि हम किसी बच्चे को सहयोग के माध्यम से सिखा रहे हैं। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। ठीक है ना। हम जब कोई जानकारी देते हैं तो हम किसी वस्तु से जोड़कर उस वस्तु के प्रति हम क्या देते हैं दोस्तों, उसको जानकारी देते हैं, और इसे ही क्या कहलाते हैं दोस्तों, सहचर्य। ठीक है ना। सहचर्य स्थापित करना या किसी के माध्यम से कोई बात कहना, ठीक है ना, किसी के माध्यम से कोई बात प्रस्तुत करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, सहचर्य या अनुबंधन कहलाता है। उदाहरण के लिए कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है, पानी या दूध कहने पर उन्हें पानी या दूध दिखाया जाता है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से सहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से क्या करते हैं दोस्तों, संबोधित करते हैं। ठीक है ना। फिर उससे वो क्या हो जाते हैं, सहचर्य स्थापित कर लेते हैं और संबंधित वस्तु से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और उसको सीख जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ठीक है ना। इमिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि चैपनीज, सर्ली, कर्टी तथा बैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। ठीक है ना। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है दोस्तों, तो चैपनीज, सर्ली, कर्टी तथा बैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। किनका मानना है, चैपनीज, सर्ली, कर्टी और बैलेंटाइन का मानना है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी क्या होता है दोस्तों, दोष परिलक्षित होता है। ठीक है ना। यदि वहाँ की भाषा अशुद्ध है तो बच्चा क्या सीखेगा दोस्तों, अशुद्ध बोलना सीखेगा, और वहाँ की भाषा यदि शुद्ध है तो बच्चा शुद्ध बोलना सीखेगा दोस्तों। ठीक है ना। फिर यहाँ पे चॉम्स्की का सिद्धांत है दोस्तों। चॉम्स्की का सिद्धांत क्या है, तो चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का क्या करते हैं दोस्तों, अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अनुकरण करते हैं। ठीक है ना। तो चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का क्या करते हैं दोस्तों, अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं, और इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। और इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं लोग दोस्तों, उन्हें चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है ना। क्या किसकी संज्ञा प्रदान की है दोस्तों, जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। तो चॉम्स्की का मानना है, चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है दोस्तों, वो जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की का मानना है, जो कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और यदि आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज़ पहला अध्याय देखें। ठीक है ना, जिससे कि आपको ये वीडियो समझ में
आएगी। ठीक है ना। फिर है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। हिंदी पाठ्य पुस्तक और उसकी शिक्षण प्रणालियों के हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्हें भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए है आवश्यक है। ठीक है ना। अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत यही कहता है कि जो आप सिखा रहे हो बच्चों को वो रुचिपूर्ण होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और विविधतापूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। इसीलिए बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जाना चाहिए, उन्हें भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित भी करना चाहिए। फिर है दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता बालकों को सीखने के क्रम में खुशी प्रदान करती है। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा बच्चा उतनी ज़्यादा उसको खुशी रहेगी और उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, उसको सीखेगा। इसलिए अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और जो शिक्षा शास्त्री है ना, उन्होंने कहा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी तो बहुत ही मायने रखती है भाषा सिखाने में। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों के उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौके पर लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। फिर यहाँ पे है फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत है दोस्तों वो है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? थॉर्नडाइक ने कहा है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। थॉर्नडाइक ने यहाँ पे एक लाइन दी है कि भाषा एक कौशल है और ये किस टाइप से सीखा जाता है दोस्तों? तो अभ्यास पे। जितने ज़्यादा अभ्यास बच्चा करता जाएगा उतनी अच्छी भाषा वह सीखता जाएगा और विकास उसका उतना अच्छा होता जाएगा। भाषा के कलात्मक एवं भाव दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है, चाहे वो कलात्मक हो, ठीक है ना, चाहे वो भाव हो। दोनों पक्षों के लिए अभ्यास क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अभ्यास जो थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है ना, जो सिद्धांत ये कहता है। जीवन समन्वय का सिद्धांत है दोस्तों, थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत है। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। ठीक है ना। मेरा मतलब ये है दोस्तों, मतलब ये सिद्धांत ये कह रहा है कि व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है ना। जो चीज़ आप सिखा रहे हो वो उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, उसके जीवन से संबंधित होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कि बच्चा विषय वस्तु को रटने ना बल्कि समझ कर उसको आत्मसात करे। ठीक है ना। जीवन का समन्वय का सिद्धांत यही कहता है। फिर है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं आवृत्ति का विकास करना होता है। सिर्फ हमें उसे भाषा नहीं सिखानी है दोस्तों। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं और यही निश्चित उद्देश्य एवं पाठक सामग्री का सिद्धांत कहता है कि हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं आवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है ना। एक की भी कमी बड़ी नुकसान हो सकती है दोस्तों। अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। ठीक है ना। क्या करना चाहिए? बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। किस टाइप का बच्चा है, किस टाइप की उसकी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए और किस टाइप से उसको पढ़ाना चाहिए। फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही कक्षा के छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। मतलब अद्वितीय होता है, हर बच्चा अद्वितीय होता है। कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि होता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में देखे जा सकते हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं है तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने में भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिगत भिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न कराना चाहिए और उनकी इन समस्याओं को बड़ी बारीकी से और बड़ी समझ के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों? सॉल्व करना चाहिए।
ठीक है ना। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना है। किस में निपुण करना है दोस्तों? भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना है। LSRW सिखाना है उसको। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, वाचन पठन कौशल एवं श्रवण कौशल। मतलब LSRW। ये सभी भाषा कौशल आपस में संबंधित भी होते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कई बार आता है कि सभी भाषा कौशल आपस में होते हैं, तो संबंधित होते हैं, असंबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। परस्पर होते हैं या अपरस्पर होते हैं, तथा इन सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल में निपुण और अन्य में फिसड्डी है तो इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। इन सभी कौशलों का अनुपात भी सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। पहले लिसनिंग आएगी, फिर स्पीकिंग, जैसे वो सुनना सीखेगा तो सुनेगा उस चीज़ को ही तो बोलेगा, बोलेगा उसे ही तो वो लिखेगा और उसके बाद ही उसको रीड करेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो है हमारा सिद्धांत वो है बोलचाल का भाषा का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? बोलचाल का भाषा का सिद्धांत क्या कहता है? भाषा शिक्षण बोलचाल के माध्यम से होनी चाहिए। इससे भाषा सीखने में कम समय लगता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी रहता है। साथ ही इससे बालकों की सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में भी क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो भाषा शिक्षण बोलचाल के माध्यम से होनी चाहिए। इससे भाषा सीखने में कम समय लगता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी रहता है, और साथ ही बालकों की सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में भी क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। इसलिए भाषा सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम है परस्पर बातचीत करना, ठीक है ना। अगर बातचीत करेंगे तो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, और एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा धीरे से क्या करेगा? भाषा को आत्मसात करेगा, ठीक है ना। भाषा चयन का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? तो भाषा चयन का सिद्धांत ये कहता है, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी ठीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल एवं सहज ग्राह्य बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए, और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए, जिससे छात्र क्या हो सकें दोस्तों? लाभान्वित हो सकें। और यही थ्योरी ऑफ सिलेक्शन का माध्यम है दोस्तों। फिर बाल केंद्रितता का सिद्धांत है दोस्तों, चाइल्ड सेंटर थ्योरी है। चाइल्ड सेंटर थ्योरी क्या है दोस्तों? कि भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? बालक है, ठीक है ना। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मित हो जाए। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसका स्तर आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए, और तभी उसको चीज़ें सिखाना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। फिर है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? कि शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र होते हैं जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर सिखाना, पहले सरल चीज़ें सिखाना, फिर धीरे धीरे से उसको कठिन की ओर ले जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाना, आगमन से निगमन की ओर ले जाना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाना। शिक्षण के इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक क्या हो जाता है दोस्तों? प्रभावकारी हो जाता है। इसलिए शिक्षण सूत्रों का ज्ञान भी अध्यापक को बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। पहले सरल चीज़ें बताओ, जैसे ही बच्चा सरल चीज़ें सीख जाता है तो फिर उससे कठिन चीज़ें बताना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए, पहले ज्ञात वस्तु को बताना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके अज्ञात मूर्त की ओर उसे ले जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर है सहचर्य का सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ एसोसिएशन क्या कहती है? कि बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए यदि पर्याप्त संख्या में उसे भाषा के बोलने वालों का सहचर्य मिलना आवश्यक है, ठीक है ना। सहचर्य मिलना आवश्यक है। यदि उससे कोई बच्चा बात ही नहीं करेगा तो फिर वो किससे बात करेगा? इसलिए सहचर्य मिलना बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चा बात कर सके। बच्चा माँ को माँ या मम्मी को कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को
और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी क्या करेगा दोस्तों, देखेगा। ठीक है ना। फिर है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। ठीक है ना। किसका बहुत महत्व है दोस्तों? आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। फिर परिपक्वता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों, थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है ना। परिपक्वता का तात्पर्य कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। परिपक्वता का तात्पर्य क्या है दोस्तों? भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, हमारी भाषा पर नियंत्रण होना, बोलने में जीवा, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को दोस्तों प्रभावित कर सकती है। इन सभी अंगों में जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तो भाषा पर नियंत्रण नहीं होगा और अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होगी। इसलिए परिपक्वता के लिए नियंत्रण होना अति आवश्यक है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है ना। फिर है भाषा शिक्षण की कुछ विधियां हैं दोस्तों। तो भाषा शिक्षण की मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो क्या है? भाषा और सीखने, भाषिक और अधिगम से संबंधित अनेक विधियां हैं। इनमें से अधिकतर विधियों का विकास द्वितीय भाषा को सीखने के संदर्भ में भी हुआ है। द्वितीय भाषा मतलब नेट, जो द्वितीय भाषा मतलब अंग्रेजी। जो विधियां विकसित हुई हैं उनमें से प्रमुख हैं पारंपरिक व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बातचीत आधारित संप्रेषणात्मक विधि है, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग है, CLT कहते हैं, जैसे CALT कहते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है इसका फुल फॉर्म। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, CLL कहते हैं इसे, साइलेंट बेबी कहते हैं। सजेस्टोपेडिया और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR, कई बार एग्जाम में CTET के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है दोस्तों। और द्वितीय भाषा सीखने के लिए निर्धारित बेशेन का मॉनिटर व शूमैन एक्लचरेशन मॉडलों से विकसित हुए तरीके। ठीक है ना दोस्तों। फिर भाषा शिक्षण विधियों के गुण और दोष देख लेते हैं कि क्या गुण होते हैं और इनके क्या दोष होते हैं दोस्तों। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। उपरोक्त बताई गई सभी विधियों के अपने अपने गुण और अपने अपने दोष होते हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से प्रत्येक का सिद्धांत व व्यवहार के स्तर पर खास ऐतिहासिक संदर्भ में और खास जरूरतों को पूरा करने के क्रम में विकास हुआ है। व्याकरण अनुवाद, ग्रामर ट्रांसलेशन तरीका, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और संरचनावासी भाषा विज्ञान के तहत औपनिवेशिक ताकतों की जरूरत पूरा करने के क्रम में जन्मा और पनपा है दोस्तों। ठीक है ना। जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और संरचनावासी भाषा विज्ञान के तहत औपनिवेशिक ताकतों की जरूरतों को पूरा करने के क्रम में जन्मा और पनपा है। कुछ भी हो, यह तरीका हमें यह जरूर बताता है कि कैसे एक साहित्यिक भाषा सीखने के लिए केवल विषय वस्तु तथा पूर्णता लिए हुए पाठ पर होना चाहिए। यदि आज हम इस विधि को अपनाएं तो इसे कई स्तरों में सुधारना तो पड़ेगा ही, साथ ही हमें सीधे ऑडियो लिंगुअल और कम्युनिकेटिव अप्रोच संप्रेषणात्मक विधि से सीखे पाठों को ध्यान में रखना भी पड़ेगा, ताकि सीखे जा रहे भाषा के स्पोकन बाक वाला पक्ष छूट ना जाए। साइलेंट बे, सजेस्टोपेडिया और TPR जैसे तरीके विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुए हैं। ठीक है ना, हुए थे। शोधों से पता चलता है कि TPR भाषा सीखने की आरंभिक अवस्था में काफ़ी सफल हो सकती है, खासकर सीखने वाले की हिचक दूर करने के लिए। तो सारी ये जो भाषा शिक्षण विधियाँ बताई हैं दोस्तों, ये अपना अपना अलग रोल प्रस्तुत करती हैं और अपना अलग अलग महत्व रखती हैं और अलग अलग एज में अलग अलग यूज भी होती हैं दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी कही जा रही हैं, तो उनको भी रीड कर लेते हैं दोस्तों। कि इसमें कोई शक नहीं कि प्रत्येक शिक्षक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भाषिक और कक्षा की विविधता के अनुसार पढ़ाने का अपना अपना विशिष्ट तरीका विकसित कर लेता है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि इसमें कोई शक नहीं कि प्रत्येक शिक्षक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भाषिक और कक्षा की विविधता के अनुसार पढ़ाने का अपना अपना विशिष्ट तरीका विकसित कर लेता है। नई पाठ्यचर्या को शिक्षक के सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा।
नई पाठ्यचर्या जो 2021 आई है, ठीक है ना, उसको शिक्षक के सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा। शिक्षक को और मजबूत और शक्तिशाली और समझपूर्ण बनाना होगा ताकि वह कक्षा में अपने स्तर पर पहलकदमी कर सके। कुछ मुख्य बातें जिन पर गौर करना जरूरी है निम्नलिखित हैं दोस्तों। सीखने वाला पढ़ाने का कोई भी तरीका हो, शिक्षार्थी को कोरी स्लेट नहीं समझना चाहिए। उसे पठन पाठन प्रक्रिया के केंद्र में होना चाहिए। उसकी संज्ञानात्मक सामर्थ्य एवं अभिरुचियों को गौर करने के उपरांत शिक्षक को पढ़ाने के उचित तरीके पर कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। उसको बुद्धू नहीं समझना चाहिए, उसको कोरी स्लेट नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको संज्ञानात्मक और अभिरुचियों और रुचियों के माध्यम से उसको केंद्र में रखकर उसको सिखाना चाहिए। रुख शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना जरूरी है। जाति, रंग, मर्म या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहार से बच्चे पठन पाठन के प्रति उत्साहित होंगे और सीखने की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे दोस्तों। साथ ही शिक्षक का अच्छा व्यवहार बच्चे में तनाव, चिंता के स्तर को भी बढ़ाने नहीं देता है, जो सीखने की प्रक्रिया में बाधक होता है दोस्तों। बहुभाषिक एक संसाधन के रूप में कक्षा में मौजूद बहुभाषिक कक्षा का विशेष शिक्षण के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग हो सकता है। बच्चों के सहयोग से कक्षाओं में बहुभाषिकतावाद प्राप्त करने का एक सुग्राही विश्लेषण शिक्षकों और शिक्षण में बहुभाषिकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होगा दोस्तों। इस विषय में अनुवाद एक अत्यधिक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है। जेंडर और पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है जो लाइनें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। बहुभाषिकता एक रूप है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। जेंडर और पर्यावरण से तो हर साल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यह जरूरी है कि भाषा शिक्षण के आधुनिक तरीके बच्चों को जेंडर और पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। इन मुद्दों को सावधानी के साथ और कोमल व संवेदनशील शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से सामने लाया जाना चाहिए। मूल्यांकन दिया है यहाँ पे कि मूल्यांकन को पठन पाठन का ही हिस्सा होना चाहिए। जैसे ही हम सामान्य कक्षा प्रक्रिया को परीक्षा या जांच के लिए रोकते हैं, विद्यार्थी में तनाव पैदा होता है, वे चिंतित रहने लगते हैं, पुनः सामान्य मूड में आने में मुश्किल होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब भाषा शिक्षण के कुछ लक्ष्य हैं दोस्तों। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूर्ण हो जाता है दोस्तों। अब भाषा शिक्षण के कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे? संवादात्मक कहानी, कविता, एकांकी या निबंध, तो ठीक है ना। तो किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे दोस्तों? ये सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा निबंध। क्या होगा दोस्तों? निबंध, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में भी संभव है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, ठीक है ना। तो भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संबंध है और वो चारों तरफ चलती रहती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे दोस्तों? तो कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा या कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, ठीक है ना। तो कविता शिक्षण में हम कविता का भावपूर्ण और पठन और रसानुभूति को क्या देंगे दोस्तों? महत्व देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा दोस्तों? चौथा। फिर चौथा आंसर है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं और सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं दोस्तों।
ठीक है ना। तो विद्यालय आने से पूर्व जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा आंसर होगा? तीसरा आंसर, ठीक है ना। फिर सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना या मौन पठन करना दोस्तों, ठीक है ना। तो सस्वर पाठन जो सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, ठीक है ना। जो पढ़ने की उनकी जो कमी है, उसको क्या करना है दोस्तों? उसको समाप्त करना है, उसको कम करना है, ठीक है ना। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है दोस्तों, ठीक है ना। तो शिक्षक की स्वयं की अपनी भाषा सहज सरल स्वभाव की होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चों पर बहुत प्रभाव डालती है दोस्तों। इसलिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, छठवें का जो आंसर होगा वो होगा भाषा, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। अर्थ गढ़ने का आधार क्या है दोस्तों? तो शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या समाज सांस्कृतिक परिवेश। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार होता है दोस्तों समाज सांस्कृतिक परिवेश। क्या आधार होता है दोस्तों? तो वो है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा चौथा, समाज सांस्कृतिक परिवेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें कि मंजू 8वीं कक्षा को पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए दोस्तों? अलंकार समझाना चाहिए, छंद समझाना चाहिए, सस्वर पाठन समझाना चाहिए, साहित्यिक विधाओं का परिचय देना चाहिए, ठीक है ना। तो मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ा रही है दोस्तों। तो 8वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं, ठीक है ना। और इस स्तर पर उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इस स्तर पर उसे साहित्यिक विधाओं का परिचय कराना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारी साहित्यिक है और जो छंद है, अलंकार हैं, ठीक है ना, और जो रस है, उन सब का क्या कराना चाहिए दोस्तों? उसको परिचय कराना चाहिए। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है दोस्तों? तो अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? तो वो जो पद्धति है दोस्तों, वो मौन पठन होती है। कौन सी होती है दोस्तों? मौन पठन के माध्यम से हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ क्या कर सकते हैं दोस्तों? गढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनका आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथा, 9वें का। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों? तो भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना चाहिए, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना चाहिए या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो भाषा शिक्षण का एक ही उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, वो है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। मतलब 10वें का चौथे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 11वां क्या है दोस्तों? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो मैंने बताया था कि ये भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ठीक है ना। इसलिए जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी वहाँ पे एक लाइन दी गई थी कि भाषा को विविध भाषा परिवेश में शामिल करना चाहिए, परिचर्चा, प्रतिक्रिया, उससे प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? तो ये भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके होते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना है क्या, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना या दूसरों की बात समझना सीखना। भाषा सीखने सिखाने का एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों, और वह उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, जिससे कि बच्चे का विकास संभव हो सके और वो हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके और दुनिया को समझ सके। फिर 13वां है दोस्तों कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? कविता शिक्षण में कौन सा तत्व कौन सा तत्व उसे अलग करता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा गेयता। कविता शिक्षण में गेयता उसको गद्य से अलग करती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा चौथा।
14वां है दोस्तों कि कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशील का विकास, सृजनात्मकता का विकास या भाषा के लिखित रूप से परिचय। ठीक है ना दोस्तों। तो कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता, मतलब कौन सा पक्ष सीखा नहीं जाता दोस्तों। तो शब्द भंडार का विकास होता है, सीखे जाते हैं, कल्पना भी होती है दोस्तों, और सृजनात्मकता भी होती है, लेकिन भाषा का लिखित स्वरूप से कोई परिचय नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये था आपका जो अध्याय दूसरा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़े, अनुबंधन का सिद्धांत, सहचर्य का सिद्धांत, भाषा शिक्षण विधियों का सिद्धांत। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं दोस्तों। तो आपको एक एक करके सब सिद्धांतों को पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है दोस्तों। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हुई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप हैं हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।